निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन की सीमाएं या समस्याएं, लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल या मेरिट रेटिंग। निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन अनेक विधियों से किया जाता है, किंतु उन सभी में सामान्यतः निम्नलिखित सीमाएं या समस्याएं पाई जाती है। पहली, मानवीय मूल्यों के बिना मानव योग्यता का मूल्यांकन, रेटिंग ऑफ ह्यूमन मेरिट विदाउट रिगार्ड टू ह्यूमन वैल्यूज। योग्यता अंकन की सभी विधियों में कर्मचारी की योग्यता एवं कार्य निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इन विधियों में से किसी से भी व्यक्ति के मानवीय मूल्यों का मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया जाता है। अतः इनसे व्यक्ति के कार्य करने के गुणों को अच्छा या बुरा सिद्ध किया जा सकता है, किंतु उस कार्य को करने में अपनाए जा रहे मूल्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रभाव मंडल या महिमा प्रभाव यानी हेलो इफेक्ट। सामान्य योग्यता अंकन की सभी विधियों में मूल्यांकनकर्ता के प्रभाव मंडल या महिमा का प्रभाव देखने को मिलता है। अपन ये कह सकते हैं कि मूल्यांकनकर्ता के मस्तिष्क में जिस गुण विशेष का सर्वाधिक महत्व होता है वह उसी गुण को कर्मचारी के मूल्यांकन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार मान लेता है तथा उसके अन्य गुण गौण हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में एक अधिकारी समय की पाबंदी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण मानता है, अतः वह किसी भी कर्मचारी योग्यता का अंकन करते समय सबसे पहले उसकी इसी योग्यता मूल्यांकन करेगा। यदि वह कर्मचारी समय का बहुत पाबंद है तो वह उसको बहुत ऊंचा मूल्यांकन करेगा। इसी प्रकार कुछ अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को अच्छा समझते हैं जो आंख बंद करके उनके आदेश की पालना करते हैं, वे ऐसे ही कर्मचारियों का उच्चांकन करेंगे। इसी प्रकार किसी एक गुण की महिमा किसी अधिकारी के मस्तिष्क में बैठ जाए तो निष्पक्ष मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है छिंद्रावेंसी प्रभाव यानी हाइपरक्रिटिक इफेक्ट। कुछ अधिकारी मूल्यांकन करते समय निष्पादन एवं योग्यताओं को देखने के स्थान पर कर्मचारियों की कमियों को ढूंढते हैं। वे इन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों का मूल्यांकन करते हैं, अतः मूल्यांकन ठीक नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति शरीर अच्छा कार्य करता है किंतु किसी कारण मूल्यांकन करने के दिनों में उसे कोई त्रुटि हो जाती है। ऐसी स्थिति में छिंद्रावेशी प्रभाव से प्रेरित अधिकारी ऐसे कर्मचारियों का त्रुटि को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करता है। इस प्रकार उसका मूल्यांकन कभी भी ठीक नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है मध्यम प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी। कुछ अधिकारी अपने हितों का मूल्यांकन करने हेतु मध्यम मार्ग अपनाते हैं। वे न तो कर्मचारियों का बहुत अधिक ऊंचा मूल्यांकन करते हैं न बहुत नीचा। कई बार ऐसा वे अधिकारी करते हैं जिन्हें कर्मचारियों के गुणों एवं व्यवहार की जानकारी नहीं होती है या वे मूल्यांकन करना नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में भी मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, नरम या गर्म दृष्टिकोण लीनिएंट और स्ट्रिक्ट अप्रोच। कुछ अधिकारी मूल्यांकन में नरम नीति अपनाते हैं तथा सभी कर्मचारियों को उस योग्यता क्रम प्रदान कर देते हैं। इस तरह कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो कड़ी या गर्म नीति अपनाते हैं तथा कर्मचारियों को बहुत ही नीचा योग्यता क्रम प्रदान करते हैं। व्यवहार में दोनों ही प्रकार की विचारधारा या नीति अपनाने वाले अधिकारी पाए जाते हैं। इससे एक ही संस्था में कर्मचारी योग्यता अंकन भिन्न भिन्न आधारों पर होता है और योग्यता अंकन के परिणाम उचित नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क या पक्षपात पर्सनल रिलेशनशिप। कई अधिकारी कर्मचारियों के प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं, परिणाम स्वरूप वे कुछ कर्मचारियों से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं जबकि कुछ अन्य से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसे में मूल्यांकन में पक्षपात होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है उद्देश्य की भिन्नता डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्टिव्स। जब मूल्यांकन के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं तो परिणाम भी भिन्न भिन्न आ जाते हैं। बिहार में कई बार ऐसा होता है, उदाहरण के लिए यदि मूल्यांकनकर्ता अपने कर्मचारियों का मूल्यांकन उनके वेतन वृद्धि पदोन्नति आदि उद्देश्यों के लिए करते हैं तो वह उनका अधिक ऊंचा मूल्यांकन कर देता है ताकि उन्हें लाभ मिल सके तथा उसके अतिरिक्त दूसरे कर्मचारियों से कम लाभ न मिले। किंतु यदि मूल्यांकन का उद्देश्य प्रशिक्षण कार्य निर्धारण करना है तो अधिकारी अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भेजने के उद्देश्य से उनका नीचा मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार उद्देश्य की भिन्नता के कारण परिणाम भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। विभिन्न पैमाने डिफरेंट स्केल्स
यदि अधिकारी कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए भिन्न भिन्न पैमाने या मानदंड अपनाते हैं तो परिणाम भी भिन्न भिन्न आते हैं। इससे योग्यता अंकन की उपाध्यता संदिग्ध हो जाती है। जटिल विधियाँ, कॉम्प्लेक्स मेथड्स। योग्यता अंकन की कई विधियाँ बहुत जटिल है, उन्हें अधिकारी सही ढंग से समझ एवं लागू नहीं कर पाते हैं, फलतः परिणाम भी सही नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट है सूचनाओं का अभाव, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती है तो वे परिणाम प्रभावित हो जाते हैं, अतः उनका महत्व कम हो जाता है। सहयोग का अभाव, लैक ऑफ कोऑपरेशन। यदि कर्मचारियों एवं अधिकारियों में पर्याप्त सहयोग नहीं है तो भी मूल्यांकन में समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार ये निष्पक्ष मूल्यांकन या योग्यता अंकन की कुछ सीमाएं या समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देकर इनको इस योजना को निष्पादन मूल्यांकन को अच्छा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है अच्छे निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन योजना की आवश्यक बातें। एक अच्छे निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन कार्यक्रम प्रभावशाली योग्यता अंकन योजना या व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख तत्वों या विशेषताओं का होना परमावश्यक है। उनमें ये बातें अवश्य होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छी निष्पादन मूल्यांकन योजना बन सके। पहला उद्देश्य, योग्यता अंकन कार्यक्रम की सफलता के लिए सर्वप्रथम उसके उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए। उद्देश्य निश्चित स्पष्ट होने चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यमान कार्य के संदर्भ में योग्यताओं का मूल्यांकन करना अथवा किसी उच्चतर कार्य के लिए उसकी योग्यताओं का मूल्यांकन करना अथवा अतिरिक्त मूल्यांकन के उद्देश्य से वेतन निर्धारण, पदोन्नति स्थान आदि भी हो सकते हैं। अतः मूल्यांकन से पूर्व इसके उद्देश्य को स्पष्ट कर लेना चाहिए। उद्देश्य के निर्धारण के बाद ही मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत संकलित किए जाने वाले आंकड़ों या सूचनाओं की प्रकृति को निर्धारित किया जा सकता है, इसलिए उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा है कार्य प्रमाण, वर्क स्टैंडर्ड्स। सफलतापूर्वक योग्यता अंकन या मूल्यांकन करने के लिए कार्य प्रमाण भी होने आवश्यक है। कार्य प्रमाणों के आधार पर योग्यताओं को निर्धारित किया जा सकता है। इनके आधार पर ही योग्यताओं या क्षमताओं की तुलना की जा सकती है। अतः योग्यता अंकन की योजना की सफलता के लिए सभी कार्य प्रमाणों को निर्धारित कर लेना चाहिए। कार्य प्रमाणों की सही व्याख्या एवं परिभाषा भी कर लेनी चाहिए। इन सभी प्रमाणों को लिखकर रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो सके या संदेह नहीं हो सके। नेक्स्ट है समुचित विधि, अप्रोप्रिएट मेथड। सभी कर्मचारियों एवं संस्थाओं के लिए समान योग्यता अंकन विधि उपयुक्त नहीं होती है, अतः प्रत्येक संस्था को अपने कर्मचारी के कार्यों के अनुसार ही समुचित विधि का चयन करना चाहिए। इस हेतु अन्य संस्थाओं एवं प्रतिस्पर्धी संस्थाओं में प्रसिद्ध मूल्यांकन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए और जो विधि अपने लिए अपने संस्था के लिए अधिक उपयोगी या कारगर है उस विधि का चयन करना चाहिए। अब है नेक्स्ट मूल्यांकन सामग्री, रेटिंग मटेरियल। योग्यता अंकन के लिए मूल्यांकन सामग्री भी पहले से ही निर्धारित कर लेनी चाहिए। इस सामग्री में योग्यता अंकन प्रपत्र या लेखा चित्र या सूची प्रारूप एवं योग्यता गुणों एवं मूल्यांकन घटकों का भार, वेट या अंक या वैल्यू या पॉइंट आदि सबको पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे मूल्यांकन में सरलता एवं समरूपता बनी रहती है, फलतः प्राप्त परिणामों की तुलना करने में भी सुविधा होती है। नेक्स्ट है योग्यता ईमानदार मूल्यांकनकर्ता, योग्य एवं ईमानदार मूल्यांकनकर्ता। योग्यता अंकन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए योग्य ईमानदार मूल्यांकनकर्ता भी होने आवश्यक है। मूल्यांकनकर्ता में पक्षपात रहित या विवेकपूर्ण उद्देश्य पूर्वक निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वो अपने कर्मचारी अधिकारियों का सही ढंग से मूल्यांकन कर सके। जानकारी, नॉलेज। योग्यता अंकन की व्यवस्था की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि उसकी सभी कर्मचारियों को पर्याप्त जानकारी हो। उन्हें मूल्यांकन व्यवस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों, उपयोग, मूल्यांकन विधि, प्रक्रिया आदि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि वो उनको सही ढंग से अपना मूल्यांकन करवा सके। सहयोग, कोऑपरेशन। योग्यता अंकन की व्यवस्था अधिकारियों एवं अधीनस्थों के सहयोग से ही सफलतापूर्वक संचालित की जा सकती है। इस हेतु दोनों को ही आपसी निकट संबंध स्थापित करने चाहिए तथा आपसी समझबूझ विकसित करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में मूल्यांकनकर्ता एवं मूल्यांकित में सद्भाव एवं सहयोग होना ही चाहिए, यानी रेटर एंड रेटी दोनों में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए ताकि एक दूसरे का सही ढंग से निष्पादन का मूल्यांकन
कर सके और करवा सके। अब है नेक्स्ट सहभागिता, पार्टिसिपेशन। मूल्यांकन की व्यवस्था में अधिकारियों तथा अधीक्षकों को पर्याप्त सहभागिता देनी चाहिए। इसकी व्यवस्था करने से पूर्व निकटस्थ अधिकारियों तथा अधीक्षकों से परामर्श करनी चाहिए। यदि मूल्यांकन की कोई व्यवस्था सर्वोच्च अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है और संबंधित अधिकारी और अधीक्षकों से परामर्श नहीं लिया जाता है तो वह कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकती। पर्याप्त सहभागिता से अधिकारी और कर्मचारी भी मूल्यांकन की सफलता के लिए वचनबद्ध या प्रतिबद्ध हो जाएंगे, यानी वो कमिटेड हो जाएंगे, जिससे निष्पक्ष मूल्यांकन की सफलता प्राप्त की जा सकती है। फिर है सरलता, सिंपलिसिटी। योग्यता अंकन कार्यक्रम सरल हो, ये समझने तथा संचालन करने दोनों में सरल हो। जटिल अंकन व्यवस्था को कर्मचारी आसानी से समझ नहीं पाते हैं। इससे उस व्यवस्था के संबंध में उनके मन में अनेक संदेह उत्पन्न हो सकते हैं, अतः उसमें सरलता गुण होना चाहिए। नेक्स्ट, उचित, सही और न्यायपूर्ण, जस्ट, फेयर एंड इक्विटेबल। योग्यता अंकन व्यवस्था उचित, सही और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। ये सभी पर समानता में समरूपता से लागू करने योग्य होनी चाहिए। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। योग्यता अंकन विधि विश्वसनीय होनी चाहिए। ये विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई भी मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करे उससे परिणाम एक समान ही रहने चाहिए। इसके अतिरिक्त उच्च प्रबंधकों को संस्था में विश्वास का वातावरण भी बनाना चाहिए। ऐसा करने के लिए संस्था में स्वतंत्र संप्रेषण व्यवस्था विकसित करनी चाहिए तथा प्रत्येक पहलू में खुलापन होना चाहिए। नेक्स्ट, परिणामों की सूचना, इंफॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट्स। मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत मूल्यांकन परिणामों की कर्मचारी को सूचना देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे कर्मचारी स्वयं अपनी योग्यता एवं क्षमता को पहचान सकते हैं। वे अपने साथियों तथा संघों के साथ साथ उस पर चर्चा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि संदेह हो तो कर्मचारी अपने मूल्यांकनकर्ता से भी उनकी चर्चा कर सकते हैं तथा अपनी भावनाओं को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपील की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ अपील। अच्छी मूल्यांकन व्यवस्था में अपील की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि मूल्यांकित कर्मचारी मूल्यांकन परिणामों से संतुष्ट नहीं हो तो उसके विरुद्ध उच्च अधिकारियों के पास अपील की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इससे कर्मचारी अपने समस्याओं तथा शिकायतों को प्रकट कर सकेंगे। इससे किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय एवं पक्षपात को टाला जा सकेगा। फिर है प्रेरणा, इंसेंटिव। मूल्यांकन व्यवस्था में ही परिणामों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जिस कर्मचारी के मूल्यांकन परिणाम संतोषजनक हो उसके लिए प्रेरणा या पुरस्कार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे कर्मचारी मूल्यांकन व्यवस्था में सहज रुचि लेते हैं तथा उसकी सफलता में सहयोग देते हैं, यानी उसको प्रेरणा जोड़ना चाहिए। फिर पुनरावलोकन, रिव्यू होना चाहिए। मूल्यांकन व्यवस्था का भी समय समय पर पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ये व्यवस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी भी सक्षम है अथवा नहीं। इससे ही इस व्यवस्था की कमियों को भी दूर किया जा सकेगा। समय परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन एवं समायोजन भी किया जा सकेगा। इसलिए उसका पुनरावलोकन होना अति आवश्यक है ताकि निष्पादन मूल्यांकन योजना की सफलता सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट है विभागीय मूल्यांककों तथा विषय मूल्यांककों के बीच समन्वय होना चाहिए ताकि उनका निष्पादन करने का आधार और करने वाले को और कराने वाले को सही ढंग से समझा सके और कर सके। नेक्स्ट है मूल्यांकनों की अवधि एवं संख्या को भी निर्धारित कर लेना चाहिए कि कब मूल्यांकन होगा और कौन सी विधि से होगा, किस संख्या में होगा, किस चीज़ का होगा। इससे सही समय पर मूल्यांकन कर सके और ज़्यादा मूल्यांकन नहीं हो जाए, समय भी जिससे ज़्यादा खराब नहीं हो कि उसे कितनी बार मूल्यांकन करना है और किस संख्या में लोगों का करना है, इसका ध्यान रखकर निष्पादन मूल्यांकन योजना को अच्छा या सुदृढ़ बनाया जा सकता है। धन्यवाद।